गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज सुबह आपकी लाइव क्लास भी नहीं हो पाई और YouTube का वीडियो भी टाइम से डाउनलोड नहीं करा पाया मैं। चलो, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, लेकिन क्योंकि सवेरे मैंने वादा किया था कि आपको एक वीडियो मैं ज़रूर दूंगा, हाजिर हूँ। और ये अल्टरनेटिंग करंट चल रही है, 4 लेक्चर आ चुके हैं, आज ये 5वीं लेक्चर है। आज इस 5वीं लेक्चर में पिछले चौथी लेक्चर में मैंने एक बात छोड़ दी थी, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट। तो मैं आज उस पावर फैक्टर का पावर क्लियर करता हूँ। बहुत समझ में आएगा, बहुत आनंद आएगा। और वैसे भी आप लोग बहुत आनंद से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है आपको अल्टरनेटिंग करेंट। वैसे हमने बताया था आपको कि बहुत टफ चैप्टर होता है, बहुत डराया जाता है बच्चों को कि यार ये तुम नहीं कर सकते हो, ये कुछ हो ही नहीं सकता है, ये तो बिल्कुल समस्या नहीं है। लेकिन वादा करता हूँ कि आप अगर हमारे साथ स्टेप टू स्टेप चल रहे हो, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ लगे हुए हो, तो अब ये चैप्टर रंग में आएगा। क्योंकि रंग तभी किसी चैप्टर में चढ़ता है, फिजिक्स में रंग तभी आता है जब आप न्यूमेरिकल लगाते हो। तो आज मैं आपको पावर ऑफ एसी सर्किट और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट बता करके आज की वीडियो मेनली ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो भी बनाऊंगा वो एकदम एक्यूरेसी के साथ कुछ न्यूमेरिकल ला रहा हूँ आज और एक कंसेप्ट ला रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं चलेगा, तो कुछ वीडियो कुछ न्यूमेरिकल का कंसेप्ट दे करके तुम्हारा न्यूमेरिकल इनिशिएट कराता हूँ। जिन बच्चों ने आज की ये वीडियो देख ली वो चैप्टर का न्यूमेरिकल शुरू करा सकते हैं आज ही। और बाकी एक आखिरी लेक्चर में मैं आपको रेजोनेंस सर्किट और वो ट्रांसफार्मर और एलसी ऑसिलेशन, ये 3 कंसेप्ट अगले वाली वीडियो में आ जाएंगे। आज हम क्या करते हैं, 1-2 कंसेप्ट और एक कुछ न्यूमेरिकल आज शुरू कराए ताकि न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर दें आप लोग। तो इधर थर्सडे तक में फिर कुछ निपट जाएगा, तो चैप्टर भी निपट जाएगा। चलिए, आज की हेडिंग है, उसी के आगे बच्चे भी चलेंगे। कुछ बच्चों ने अपना नोट्स भी बना के मुझे भेज दिया है, पावर ऑफ एसी सर्किट। अब आप समझ रहे हैं, वीडियो लेक्चर देखने के बाद हमारे बच्चे जिनको मैंने पहले उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आपको याद होगा जब हम लोग शुरुआत किए थे अपनी ऑनलाइन क्लास की, तो मैं अपने बच्चों का नोट्स खुद बना बना के भेजा करता था। जानते थे वो क्या थी? असल में वो एक पिता का उंगली पकड़कर अपने बच्चे को चलना सिखाना था। मैंने तुम्हें चलना सिखा दिया, आज बच्चे अपने पैरों पर दौड़ रहे हैं। सोचिए, ये जो आप नोट्स बना लेते हैं ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आप ये लेक्चर सुन करके जो नोट्स बना रहे हैं, किसी एक्सपर्ट के सामने रखेंगे, जैसा कि बच्चे हमें नोट्स बना के भेजते रहते हैं, किसी एक्सपर्ट के सामने रखेंगे तो कोई ये पकड़ ही नहीं सकता है कि ये शिक्षक ने नोट्स बनवाई है या बच्चों ने खुद से बनाई है। तो ये आपकी काबिलियत है, इसका क्रेडिट आपको जाता है। हाँ, मुझे सिर्फ इतना क्रेडिट दे देना कि मैंने आपको इसे अच्छा पढ़ाया, मैंने बहुत दिल से पढ़ाया, तो आप सबने ट्रैक पकड़ लिया है, दिल से उसका नोट्स। सोचिए कितनी कठिन काम है, कितना सामने बच्चा बैठा होता है, उसे खूब अच्छा सा पढ़ाया जाए तो भी शायद वो नोट्स बनाने के बारे में नहीं सोच सकता है। मैं लेक्चर खत्म करके आऊँ, लेकिन आज मेरे बच्चे ऑनलाइन क्लास भी पढ़ करके कितना बढ़िया नोट्स बनाते, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता है। तो अगर जो आप काम कर रहे हो बिल्कुल सही दिशा में है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जब अपना नोट्स किसी एक्सपर्ट के सामने रखेंगे, फिर से दोहरा रहा हूँ वही बात, जब किसी एक्सपर्ट के सामने रखेंगे तो वो जज ही नहीं कर पाएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा कि नोट्स बच्चे ने खुद से बनाया है या किसी एक्सपर्ट द्वारा बनवाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि यस, हमने एक एक्सपर्ट से पढ़ा है और ये मैंने खुद बनाया है। तो चलिए, आज का टॉपिक है पावर ऑफ एसी सर्किट। थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो मैं चर्चा करूंगा आज आपके साथ। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बड़ा कोई काम नहीं है। और मैंने पिछले लेक्चर में बार बार एक टर्म छोड़ा था, पावर फैक्टर। आज उसका राज खुल जाएगा। पावर फैक्टर 4 टॉपिक में आया था वो पावर फैक्टर। जब सीरीज आरएल किया था तो भी एक जगह पावर फैक्टर आया था, शक्ति गुणांक। सीरीज आरसी किया था तो भी पावर फैक्टर आया था, एलसी किया था तो भी पावर फैक्टर आया था, आरएलसी किया था तो भी पावर फैक्टर आया था। 4 केस में पावर फैक्टर के बारे में बात की थी। और एक बार आपको याद आता हो तो मैंने उस दिन रटवाया था आपको कि cos फाई होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को cos फाई कहते ही हैं, और उसी को सिस्टम से आपने निकाला तो कभी R/XL आया, सॉरी XL/R आया एक जगह पर सीरीज आरएलसी में, एक जगह XC/R आया, cos फाई की वैल्यू बेस/हाइपोटेन्यूज था, R/Z आया, R/Z आया,
R/Z आया और नहीं कहीं पर 0 आ गया, तो बाद में बात करते हैं उसकी। पावर ऑफ AC सर्किट, तो सुनो AC सर्किट, जब मैं जनरल AC सर्किट की बात करूंगा, हाउस होल्ड सप्लाई की बात करूंगा, तो मैं आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यवस्था रखना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे आपके घर में जहां आप रहते हो किस तरह का लोड है जो आपके घर में चलता है। आपके घर में क्या क्या है? बल्ब है, पंखा है, टीवी है, DVD प्लेयर है, फ्रिज है, पानी वाला पंप है, कूलर है और भी कुछ है एक्सेट्रा। कॉमन चीज़ों में से पंखा है, लाइट है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, कूलर है, पानी चढ़ाने वाला मोटर है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, DVD प्लेयर है, ऐसे तमाम, मिक्सी है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि हमारे घर में जितने डिवाइसेस लगे हुए हैं उनमें R, L और C मौजूद हैं। तो R में तुमको बताता हूँ, जो प्योर रेजिस्टेंस बल्ब होते हैं सब में प्रतिरोध होता है, और जितने पंखे होते हैं, जितनी मोटर्स होती हैं घर में, ज़्यादातर तो मोटराइज्ड लोड ही है। जैसे रेफ्रिजरेटर में लोड किसका है? कंप्रेसर का, कंप्रेसर एक मोटर है। कूलर में लोड किसका है? मोटर का, कूलर एक मोटर है। पंखा भी एक मोटर है। तो जितनी भी मोटर होती हैं सब में तुमने सुना होगा बाइंडिंग करी जाती है। जब आप बाइंडिंग करते हो तो बाइंडिंग करने से इंडक्टर बन जाता है, बाइंडिंग करने से इंडक्टर बन जाता है। तो आपको पता है, और बाइंडिंग दुनिया के किसी न किसी तार से किया जाएगा तो आर तो उसमें होगा ही। अब आप देखे होंगे पंखे में एक कंडेंसर लगता है, इसको आप कैपेसिटर कहते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमारे घर में हाउस होल्ड सप्लाई का मामला होता है सब में आर लगा होता है, एल लगा होता है, सी लगा होता है। हमारे घर में ये तीन तरह का डिवाइस होता है, आर, एल, सी। तो सुनो, पावर ऑफ AC सर्किट, तो हाउस होल्ड सप्लाई की पावर की बात कर रहा हूं मैं। तो आप इसमें जो वोल्टेज लगाए हो वो तो हमेशा V0 sin ओमेगा t ही लगता आया है, लेकिन इस वोल्टेज के कारण इस सर्किट में करंट जनरेट हो रही है, इसका नाम मैं I0 sin ओमेगा t। मुझे नहीं पता है कि R ज्यादा L ज़्यादा है कि C ज़्यादा है, तो +-5 दोनों लिख लूँगा मैं। +5 भी लिख लूँगा, -5 भी लिख लूँगा। अगर XL ज़्यादा हुआ तो I की वैल्यू -5 हो जाएगी। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर +5 हो जाएगा, लेकिन 5 के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है। तो बचपन से अब तक मैंने जब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में पावर की बात करी तो आपने हमारे साथ करंट पढ़ी थी, करंट के चैप्टर में जाना था, P = VI होता है। जो वोल्टेज की इक्वेशन थी वो V0 sin ओमेगा t थी, और जो करंट की इक्वेशन थी I0 sin ओमेगा t +-5 थी। जी हाँ, हमारे घर में जो हाउस होल्ड सप्लाई उसमें R भी है, L भी है, C भी है। तो हम जो करंट बह रही है इसमें, हम ये नहीं कह सकते हैं वो π/2 है, हम ये नहीं कह सकते हैं -π/2 है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पाई मैंने लिख दिया है। चलो अब इसी को सॉल्व करना है। V0 sin ओमेगा t की छेड़छाड़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे, I0 को I0 रखेंगे, sin A + -B का फार्मूला खोल देंगे। ट्रिग्नोमेट्री कहती है sin A cos B, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, cos A sin B। जी हाँ, इस I0 को इसके साथ ले आता हूं, मैं कहता हूं I0 V0, sin ओमेगा t को अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं, sin² ओमेगा t cos phi +-, इस sin ओमेगा t को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो sin ओमेगा t cos ओमेगा t, 2 × 2 डिवाइड किया तो डायरेक्ट लिख देता हूं sin 2 ओमेगा t। चलो ये स्टेप अपने बायोलॉजी वाले बच्चों को एक्सपैंड करके सिखा देता हूं मैं। इस sin ओमेगा t को अंदर गुणा करते तो इक्वेशन बचता sin ओमेगा t cos ओमेगा t, और साथ में sin phi। मैं अपने बायो वाले बच्चों के लिए स्टेप करके दिखा रहा हूं, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है आप भी डायरेक्ट लिखिएगा, लेकिन सीख लीजिए। इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, जब 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो ये sin 2 ओमेगा t हो जाएगा, जिसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 1/2
साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। सुन, यहाँ तक हम आ गए। तो अगर आपको कभी हमने बताया हो या अगर ना बताया हो, डजेंट मैटर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब साइन 2 ओमेगा टी का ग्राफ बनाऊंगा तो ये ऐसे चलेगा। साइन का ग्राफ तो हमेशा ऊपर और नीचे चलता है, तभी तो इसका नाम साइनोसोडल होता है। तो साइन 2 ओमेगा टी का ग्राफ तो ऐसे चलेगा, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ कभी नीचे उतरता ही नहीं है, हमेशा ऊपर ऊपर चलता है, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन कभी निगेटिव होता ही नहीं है। तो साइन 2 ओमेगा टी का ग्राफ ये है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ ये है। चलो मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अपने मैथ्स के बच्चों के लिए। हमारे जितने मैथ्स के बच्चे हैं, अगर वो फुल साइकिल के लिए साइन 2 ओमेगा टी डी टी को इंटीग्रेट करके देख लेना, 0 आ जाएगा। फुल साइकिल के लिए साइन 2 ओमेगा टी डी टी करके देख लेना, 0 आ जाएगा। हमने बताया भी है पूरे चक्कर के लिए औसत मान 0 होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव आएगा उतना नेगेटिव आएगा। लेकिन पूरे चक्कर के जब स्क्वायर फंक्शन होगा, ये आपको देता हूँ मैं जिम्मेदारी, मैथ के बच्चों को देता हूँ, बायो वाले इससे दूर रहें, घबराएं बड़बड़ाएं नहीं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी होगा तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा। आप ये लिमिट ओपन करके ये इंटीग्रेशन का सवाल खोल के देख लीजिएगा। फुल साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, लेकिन साइन 2 ओमेगा टी के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आइए इधर मेरे साथ, आप कहेंगे फार फुल साइकिल पूरे चक्कर के लिए, पूरे चक्कर के लिए साइन 2 ओमेगा टी हो गया मेरा 0। अब ये अगर 0 हो गया तो पूरा आइटम 0 हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू फुल साइकिल के लिए आप हल करके देखिएगा। मैं गणित के 2 सवाल दे रहा हूँ बच्चों को, अगर मेरे मैथ के बच्चे दोनों सवाल सॉल्व करेंगे तो इसमें 0 पाएंगे, इसमें 1/2 पाएंगे। जो मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाया है ये अपने मैथ के बच्चों को करने को दे रहा हूँ। ये दोनों की अपनी मैथ का इंटीग्रेशन का तरीका लगा के देख लेना, डेफिनेटली ये दोनों हिस्से का जो मैंने लिखा है 0, इसमें लिखा है 1/2 वही आएगा। तो साइन स्क्वायर 1/2 कितना हो गया? आप कहेंगे गुरुजी 1/2 cos फाई, ये 0 है, हमने बताया कि ये 0 है। तो अगर वो 0 है तो वो 0 हो जाएगा, छोड़ दो। अब देखिए पावर की एक कितनी खूबसूरत सी इक्वेशन आ रही है, और वो जो पावर फैक्टर मैं बार बार चिल्ला रहा था कल से, वो इसका राज खुल गया है। जो ये 2 है इसको V0/√2 कर दो, ये जो 2 था इसको I0/√2 कर दो। मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, देख लेना। ये जो 2 था उसे √2 इंटू √2 कर दिया, एक √2 इसके साथ है, एक √2 इसके साथ, और cos फाई। तो आपने यहाँ देखना होगा, देखना शुरू कर दिया होगा, P = VRMS IRMS, ये तो याद हो गया होगा ना। ये Vmax/√2 VRMS होता है, Imax/√2 IRMS होता है, हमने देख लिया। अब देखो, जब तक आप हमारे साथ डीसी पढ़ते थे, आपको याद होगा ये रेजिस्टेंस वाले सर्किट ऐसे ऐसे कुछ सीरीज पैरेलल, हमसे कोई कहता था इस सर्किट की पावर बताओ, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते थे P = VI। जब डीसी सर्किट के पावर की बात करते थे तो डायरेक्ट P बराबर लगाते थे VI। लेकिन जरा इधर देखो, एसी सर्किट के पावर में V और I तो आए ही हैं, साथ में cos फाई आया है, यानी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फिजिक्स के इस टॉपिक में। ऑल्टरनेटिंग करंट में cos फाई के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए इसका नाम पावर, देखिए पावर के साथ cos फाई मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया पावर फैक्टर। अब सुनिए क्या खेल करेगा, मैं तुमको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, ओरल समझाना चाहता हूँ, लिखित में व्यवहारिक रूप से समझाना चाहता हूँ। देखिए जब एसी सर्किट के पावर की बात करेंगे तो VRMS IR, जैसे डीसी में केवल VI कर देते थे, पावर निकल आता था, लेकिन एसी में VRMS IRMS तो वो आएंगे ही, साथ में एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया है cos फाई, इसलिए इसका नाम दिया गया है पावर फैक्टर। मैं तुमको करिश्मा दिखाता हूँ। मान लीजिए आप में से कोई आगे गया यहाँ से पढ़ने के बाद और किसी ऐसे पदार्थ की खोज कर ली जो सुपर कंडक्टर हो, मतलब उसमें कोई प्रतिरोध ना हो। अभी तक तो फिलहाल दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ बना ही नहीं है जिसका प्रतिरोध शून्य हो, लेकिन आप में से कोई आगे गया और कोई ऐसा पदार्थ खोज लाया जिसका प्रतिरोध शून्य होगा, जिसका प्रतिरोध शून्य होगा, और उस तार को लेकर के अगर आपने कुंडली बनाई कॉइल, तो ये प्योर इंडक्टर कहलाएगा।
अगर प्रतिरोध नहीं होगा, उस तार में जीरो रेजिस्टेंस मेटल वाला वायर आपने बनवा लिया, तो आप उसका कुंडली बना देंगे। तो कुंडली का जो रिएक्टिव इंडक्टेंस है एक्सेल, और हमने एक और बात बताई थी, प्योर इंडक्टर के केस में अगर आपने वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लगाया है, तो शायद आपको याद आता होगा, इसमें करंट की इक्वेशन I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाती है। मैंने प्रूव करके दिखाया था इसे। प्योर इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का फेज एंगल 90। जरा इधर आओ, ये फेज एंगल को हम लोग फेज की भाषा में फाई कहते हैं। प्योर इंडक्टर बनाने में कामयाब रहता तो फेज एंगल फाई की वैल्यू 90 हो जाती है, और काश 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी सर्किट में वोल्टेज भी होता, करंट भी होता, लेकिन पावर 0 हो जाता। इसका सीधा असर कहाँ होता है मैं तुमको बताता। सुनो, घर में ज़्यादातर लोड इंडक्टिव है। मैंने कहा पंखे में कॉइल है, कूलर में भी पंखा ही है, उसमें भी बाइंडिंग है, रेफ्रिजरेटर उसमें भी कंप्रेसर है, उसमें भी मोटर है, उसमें भी बाइंडिंग है, पानी वाला पंप है, उसमें भी बाइंडिंग है। यानी जितने बाइंडिंग वाले डिवाइस हैं वो सब इंडक्टर पर बेस्ड होते हैं। लेकिन अब तक दुनिया में ऐसा कोई तार बनाया ही नहीं गया है जिसका प्रतिरोध ना हो। तो बेसिकली घर के जितने लोड होते हैं वो सीरीज RL होते हैं, और बाकी पंखे में जैसे कैपेसिटर लगा होता है तो सीबी आ जाता है। खैर बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन सोचो, अगर हमारे पास कभी ऐसा हुआ कि हम कोई ऐसा पदार्थ बनाने में कामयाब रहे जिसका रेजिस्टेंस 0, अगर रेजिस्टेंस 0 हो और उसकी मैंने कुंडली बनाई, जो कि पंखे में बाइंडिंग भरी जाती है, आपने देखा होगा, अगर कुंडली बनाई तो फेज एंगल कुंडली प्योर कुंडली के लिए 90 होता है, और फाई की वैल्यू 90 हो गई तो पावर क्या हो जाएगा? 0। मतलब हमने जो पंखा लगा दिया, हमारी आने वाली 1000 पीढ़ियाँ उस पंखे का उपयोग करेंगे, और 25 पैसे कभी बिल नहीं आएगा उस पंखे का। यानी AC, कूलर, फैन का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को 1 रुपये का बिल भी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन कब? जब आपके पास एक ऐसा पदार्थ खोजा जाए जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, और रेजिस्टेंस 0 हो और आपने उसकी कुंडली बना ली तो उसका फाई 90 हो जाएगा। काश 90 की वैल्यू 0 होती है और ये भी 0 हो जाएगा। तो इसी में अपने बोर्ड में हर साल आने वाला 1 नंबर का प्रश्न आता है, वाटहीन धारा से क्या समझते हैं? वाटहीन धारा से क्या समझते हैं? आप 100 पेपर उठा लीजिए, 100 में से 99 पेपर में 1 नंबर का ये प्रश्न होता है, वाटहीन धारा से क्या समझते हैं। तो एक टॉपिक मेरा पूरा हो गया, पावर ऑफ AC सर्किट। उसमें एक मैथ मैंने ये छोड़ी है, एक मैथ ये छोड़ी है, आप समझना, आप जानना, चेक करके देख लेना। बट AC सर्किट का पावर का जो बेसिक इक्वेशन है वो उसने आज पावर फैक्टर का राज खोल दिया है। पावर फैक्टर काश फाई बराबर होता था, मैं पावर फैक्टर निकालता था, तो आज समझ में आ गया पावर के साथ पावर में रोल प्ले करता है, इसलिए इसका नाम पावर फैक्टर होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसी जगह से हम आपके लिए बताते हैं, वाटहीन धारा। आप 100 पेपर देख लेना अपने बोर्ड के, 100 में से 99 बार वाटहीन धारा टर्म पूछा गया है। चाहे भी 2020 का पेपर उठा के देख लेना, इस चैप्टर से अगर कुछ आता है तो 1 नंबर में सबसे पहले तो वाटहीन धारा आता है। वाटहीन धारा, सुनो, अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस P बराबर VRMS IRMS, AC सर्किट के पावर में VRMS IRMS काश फाई होता है। हमने कहा फाई की वैल्यू यानी कला कोण जिस दिन 90 डिग्री हो जाएगा उस दिन सर्किट में पावर भी होगा, उस दिन में करंट भी होगा, वोल्टेज भी होगा, लेकिन पावर नहीं होगा। तो आपको मैंने बताया कि जब किसी सर्किट में आप प्योर इंडक्टर लगाते हो, याद दिला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, किसी सर्किट में प्योर इंडक्टर लगाते हो तो आप वोल्टेज की इक्वेशन V बराबर V0 साइन ओमेगा टी पाते हो, लेक्चर नंबर 3। और किसी सर्किट में अगर आप वोल्टेज की इक्वेशन ये लगाते हो और प्योर इंडक्टर हो तो करंट की इक्वेशन I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाता है। उसी प्रकार अगर किसी सर्किट में एक कैपेसिटर लगा दिया जाए तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, वोल्टेज लगाने पर
जो करंट पैदा होती थी, अगर आपको याद आया हो, तो वो I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2 होती थी। और एक दिन याद होगा कल के लेक्चर में जब मैंने आपको सीरीज एल और सी को साथ साथ लगाया था, तब भी फेज एंगल की वैल्यू 90 आई थी। हाँ, और क्या बताऊं, दिखाओ, क्योंकि इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर होगा, कैपेसिटर का नीचे होगा, करंट या तो इधर जाएगी ना, तो इनका परिणामी या तो ऊपर या तो नीचे, तो एंगल तो 90 ही रहेगा ना। तो मैं आपको वाटहीन धारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक लाइन की डेफिनेशन है, हर बार तुम्हें एक नंबर मिलेगा। जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध संधारित्र प्रेरकत्व दोनों एक साथ लगाए जाते हैं, तो परिपथ में धारा तो बहती है, परंतु शक्ति क्षय शून्य होता है। आपसे मैं पूछूंगा शक्ति क्षय शून्य क्यों होता है, तो आप बताएंगे गुरुजी, प्योर इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल होता है, और काश 90 सर्वा जब 0 हो जाए तो बिल्कुल 0 ना हो जाए, तो पावर तो 0। अच्छा, पावर की यूनिट होती है वाट, और जब वाट ही नहीं रहा तो उसको अंग्रेजी में कह दिया गया वाटलेस, वाटहीन। देखिए परिभाषा भी है कितनी खूबसूरत, वाटहीन मतलब वाट ना हो लेकिन धारा हो। वैसे तो सिंपली है कि अगर करंट होगी, वोल्टेज होगा तो पावर होगी, लेकिन एसी सर्किट में स्पेशल केस है। जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध संधारित्र प्रेरकत्व एक साथ लगाए जाते हैं, तो परिपथ में धारा तो बहती है, परंतु शक्ति क्षय शून्य होता है। इसलिए यह धारा वाटहीन धारा कहलाती है। हाई 0 हो जाएगा तो पावर 0 हो जाएगा, पावर की यूनिट वाट होती है, इसलिए इसका नाम वाटलेस करंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एक नंबर की सॉलिड डेफिनेशन इस चैप्टर की तैयार हो गई है आपकी। जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध संधारित्र अथवा शुद्ध प्रेरकत्व संधारित्र दोनों एक साथ लगाए जाते हैं, तो परिपथ में धारा तो बहती है, परंतु शक्ति क्षय शून्य होता है। यह धारा वाटहीन धारा कहलाती है। थोड़ी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, थोड़ा अभी न्यूमेरिकल लगाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, फीलिंग नहीं आ रही है, फीलिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कुछ न्यूमेरिकल बताता हूँ मैं आपको, कुछ सवालों से आपको रूबरू कराता हूँ। थोड़े सवाल 2-3 देख लीजिएगा, ज़्यादा मत देखिएगा, ठीक। 2-3 न्यूमेरिकल देख लीजिए जो अच्छे आए हैं, और आपको जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है देखना वो न्यूमेरिकल कितने बढ़िया तरीके से आते हैं, और एक लेक्चर में इस चैप्टर की थ्योरी समाप्त कर दूँगा। यानी नेक्स्ट वाली लेक्चर जो कल वाली आएगी, परसों वाली, उसमें मैं चैप्टर की थ्योरी खत्म कर दूँगा। चलो एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं 2-3 ठो जो आपके एग्जाम में आए हैं। जैसे एक हमारी किताब जो मेरे पास है उसमें एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 5 है, तो मैं सवाल पढ़ता हूँ और 2 ये एग्जाम्पल अभी तुमको मोटिवेट करने के लिए बता देता हूँ। तुमको थोड़ा सा भी समझ आएगा, थोड़ा सा भी मोटिवेशन पकड़ लोगे तो ये बिल्कुल लाइन से लगेगा, एकदम फंसवाई नहीं करेगा। हमें लगता है तमाम बच्चे तो हो सकता है शुरू कर चुके हों, जो पिछली लेक्चर थी ना वो पूरे न्यूमेरिकल लगवा देगी। आज के लेक्चर से कोई लेना न्यूमेरिकल का है नहीं है, लेकिन आज सुनो, मैं बनाता हूँ एक सवाल। आज का पहला सवाल एग्जाम्पल 4, बहुत ही सरल है, कोई काम नहीं करना आपको, मैं दिखाता हूँ। करंट दिए गए परिपथ में वोल्टमीटर और एमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। अब देखिए सवाल बोर्ड में आया है पूरे 3 मार्क्स में, सिर्फ सवाल को समझना है। समझ भी बहुत अच्छा आएगा और कंसेप्ट भी बहुत बढ़िया क्लियर होगा। एक प्रतिरोध है, उसके सीरीज में एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल डायरेक्ट दे रखा है 6 ओम, और एक एक्ससी यानी कैपेसिटर लगा है, उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस डायरेक्ट दे रखा है 2 ओम। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ना देके डायरेक्ट एक्सएल और एक्ससी के मान दे दिए हैं। बहुत छोटा सा बहुत सरल सवाल है। एक यहाँ पर एमीटर लगा दिया है और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है।
90 वोल्ट का। 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एमीटर की रीडिंग और वोल्टमीटर की रीडिंग। तो सुनो मेरी बात ध्यान से समझना, मैं इस फिगर को रीड्रॉ करता हूँ। बेसिकली देखो, इस बैटरी से इस एसी सोर्स से चली करंट इन तीनों में, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर में सीरीज में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इस सर्किट को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे बनाता हूँ। ये मेरे एसी सर्किट का पावर सोर्स 90 वोल्ट का, उसके साथ एक रेजिस्टेंस के बगल में एक इंडक्टर, और ये उधर को चढ़ा है, मैं बना तो इसे बगल में सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस 2 ओम दे रखा है। अगर आप चाहो तो इस वोल्टेज सोर्स को यहां भी लगा सकते हो, है तो सीरीज में ना, और एमीटर को हमेशा सीरीज में यूज किया जाता है करंट रीड करने के लिए। ये प्रतिरोध है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल दे रखा है 6 ओम, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है 2 ओम, और प्रतिरोध आर का मान दे रखा है 3 ओम। सुनिएगा, वोल्टेज दे रखा है 90 वोल्ट, जो अप्लाइड वोल्टेज है। लेकिन एक वोल्टमीटर देखो, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस लगाया गया है, तो वो इंडक्टर में यहां लगा देता हूं ऐसे। ये देखो, ये वोल्टमीटर इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ कनेक्टिविटी में पैरेलल लगा के चेक करने के लिए, इन दोनों के पास टोटल वोल्टेज को चेक करने के लिए लाया गया है। तो सबसे पहले देखो, मतलब ये सर्किट है मेरा सीरीज RLC। तो सबसे पहला काम, सर्किट की करंट चाहिए। सर्किट की करंट मतलब सर्किट की नेट करंट। नेट करंट का एक ही कंसेप्ट बताया था, I बराबर V/Z। हाँ, परिपथ की तुल्य धारा चाहिए तो I बराबर V/Z। तो मेरा V 90 है। जेड के लिए सीरीज RLC सर्किट में आपको जेड के लिए याद आता होगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जाकर के फार्मूला देखो, R का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, XL माइनस XC 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 का रूट 5 हो जाएगा, 5 को इससे काटेंगे 18 हो जाएगा। लीजिए जाइए, आपके 3 नंबर के सवाल का पहला पार्ट दिखाई देने लगा है। 18 एम्पियर करंट, जो इस परिपथ की करंट होगी वही एमीटर रीड करेगा। अब सुनो, वोल्टमीटर इन इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया है। अब ये तुम्हें समझने और जानने वाली बात होगी। तो सुनो, मैं आपसे कहता हूं इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो आप उस वोल्टेज को VL नाम देंगे। और I 18 है तो 18 6 का 100 वाट, XL 6 है, V बराबर I इंटू XL, तो VL का मान 106 वोल्ट आ जाएगा। मैं आपसे कहूंगा भैया एक काम करो, मुझे VCB बता दो, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज। तो V बराबर I इंटू XC होता है, तो I 18 था, 18 दूना 36, 2 वोल्ट। हमने तुमको फेजर डायग्राम बताया है। सीरीज RLC सर्किट है तो I हमेशा यहां रहेगा, इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर जाएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे जाएगा, और रेजिस्टेंस का वोल्टेज इसके साथ जाएगा। जरा थोड़ा मंथन करिएगा, नजर डालिएगा, ये जो वोल्टमीटर आपने लगाया है वो इंडक्टर और कैपेसिटर के पास लगाया है, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर का जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा वो वही ये वोल्टमीटर रीड करेगा। तो जरा देखिए, चौथा ही सवाल एग्जाम्पल का फंसा दिया है आपको। तो सुनिए, हमने देखा कि हमारे फेजर डायग्राम में इंडक्टर और कैपेसिटर के वोल्टेज एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो अगर मैं आपसे इस वोल्टमीटर की रीडिंग टोटल V चाहता हूं, तो विरोध करने पर बड़े वाले हमेशा छोटा वाला घटा दिया जाता है। तो बड़ा वाला वोल्टेज 106 है, छोटा वाला 36 है। उम्मीद करता हूं आपका जवाब आ गया होगा। 18 दूना 36, 18 छक्का 108 था यार, 108। 108 में 36 घटेगा 72 वोल्ट। आप समझ गए होंगे। पहले तो रीड्राइंग देख लीजिए, जो सर्किट थोड़ा उलझा लग रहा था मैंने उसको सीधा कर दिया। ड्राइंग, सबसे पहले सर्किट की करंट चाहिए, तो सर्किट के नेट करंट इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट इंपेडेंस। सीरीज RLC सर्किट दिख रहा है, इंपेडेंस के लिए R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। XL में XC घटाया 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 9 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 5 को 90 से डिवाइड किया 18 हो गया। सर्किट की करंट मिल गई। ये करंट इस रेजिस्टेंस में एंट्री करेगी तो 18 3 54 वोल्ट,
इसमें एंट्री करेगी 108 वोल्ट, इसमें एंट्री करेगी 36 वोल्ट। लेकिन मुझे जो वोल्टमीटर की रीडिंग चाहिए वो वोल्टमीटर इंडक्टर के साथ कैपेसिटर में सीरीज में लगा हुआ है, तो इन दोनों का परिणामी वोल्टेज चाहिए। हम फेजर डायग्राम में जानते हैं कि इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर, कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे होता है, तो इन दोनों का विपरीत जो इन दोनों का परिणामी आएगा वही तो वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी, इन दोनों का परिणामी। तो ये 108 था, ये सब 36 था, 108 में 36 घटा देंगे, विपरीत होगा तो आंसर मेरा बांटता नहीं आएगा। ये आपके बोर्ड का सवाल था। चलिए उसी में एक और क्रम में सवाल बता देता हूँ। आप थोड़ी एनर्जी कम फील कर रहा हूँ तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। बाकी एनर्जी देने का काम आप लोग करते रहते हैं कमेंट के रूप में। चलिए एक और बढ़िया सवाल आप तक, आज का आखिरी सवाल बनाता हूँ उसे। जब एक कुंडली को 12 वोल्ट की डीसी से जोड़ते हैं, सुनिएगा बहुत खूबसूरत सवाल, ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ है। कुंडली, सुनिएगा कुंडली अभी तक क्योंकि कोई ऐसा पदार्थ बनाया ही नहीं गया है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो कुंडली शब्द जब भी लाएगा, हाँ एक शब्द ले आए प्रतिरोधहीन कुंडली, तो मतलब प्योरियल है। लेकिन जब केवल कुंडली बोले तो मतलब प्रतिरोध के साथ इंडक्टर की मिक्सिंग है। सुनिएगा, कहता है एक कुंडली को जब 12 वोल्ट की डीसी से जोड़ते हैं, 12 वोल्ट की एसी नहीं बाबू, डीसी से जोड़ते हैं, 12 वोल्ट डीसी, तो 4 एम्पियर की धारा बहती है। और उसी कुंडली मतलब सीरीज आरएल सर्किट को 12 वोल्ट की एसी से जोड़ते हैं, तो उसी परिपथ की धारा बदल करके 2.4 एम्पियर हो जाती है, 2.4 एम्पियर हो जाती है। और एसी की जो फ्रीक्वेंसी है उसका ओमेगा दे रखा है, साइकिल पर सेकंड दे रखा है, रेडियन पर सेकंड मतलब ओमेगा है। जो आपने 12 वोल्ट की एसी लगाई है उसका ओमेगा 50 रेडियन पर सेकंड क्वेश्चन में मेंशन है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। कह रहा है कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, एल की वैल्यू चाहिए। तो सुनो, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे घरों में जो कॉमन आने वाली सप्लाई है, हाउस होल्ड सप्लाई, उसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है। वो एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपसे कोई आज के बाद डीसी की फ्रिक्वेंसी पूछता है, जो डायरेक्ट करंट होती है, जो बैटरी से मिलती है, वो एकदम स्ट्रेट चलती है, उसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है। तो सुनो, हमने तुमको बताया है एक्सेल बराबर ओमेगा एल। जब ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है। अब डीसी की फ्रिक्वेंसी ही 0 है तो एक्सेल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। डीसी की फ्रिक्वेंसी जब 0 है तो एक्सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कुल मिला के जब एक्सेल 0 हो गया तो परिपथ में बचा केवल प्रतिरोध। तो लगा दो V बराबर IR। हाँ, प्योर डीसी के केस में इंडक्टर इनएक्टिव हो गया, यानी उसका कोई रेजिस्टेंस न था। तो V था मेरे पास 12, I बह रही थी 4, R के बारे में चाहत रखता हूं। इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया। अब प्रश्न में अभी भी पूछा है, ये नहीं पूछा मुझसे इंडक्टेंस पूछा गया था कितने हैं, तो सवाल में फिर वापस आए। अब 12 वोल्ट की डीसी की बजाय एसी लगाई जिसका ओमेगा 50 है, लेकिन अब तो इसी के चलते एक्सेल आ जाएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है एक्सेल बराबर ओमेगा एल। मेरा ओमेगा मुझे पता है 50 है, एल की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे आर तो मेरा डिसाइड हो चला है ना, आर की वैल्यू 3 ओम आ गई थी। अब इस परिपथ में इतनी धारा बहती है, सीरीज आर के साथ यल है, यानी परिपथ में प्रतिबाधा यानी इंपेडेंस होगा। मैंने तो बता ही दिया है V बराबर I Z होता है। जब परिपथ में आर के साथ यल एक्टिवेट हो जाए तो परिपथ का कुल वोल्टेज कुल धारा इंटू जेड से मल्टीप्लाई करने से मिलती है, मैंने बार बार बताया है। इस परिपथ में कुल वोल्टेज बाबू कितना लगा हुआ है, आप बोलेंगे 12 वोल्ट। इस परिपथ में कुल कितनी धारा बह रही है, 2.4 एम्पियर। और जब सीरीज आरएल सर्किट का जेड निकालना होता तो जाके पीछे के पन्ने पलट लीजिएगा, R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, 24 पंचे 120, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दे तो 25, R का स्क्वायर 3 त्रिका 9, R यानी 3 त्रिका 9, एक्सएल का स्क्वायर 9 इधर जाके घट जाएगा, 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल लेंगे तो एक्सएल 4 आ जाएगा। एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, हमने बताया है एक्सेल बराबर ओमेगा एल।
ओमेगा का मान 50 दे रखा है, 50 इंटू एल बराबर 4, तो एल बराबर 2/25, 25 अट्ठे 200, 0.8 हेनरी। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का आएगा और होगा। सवाल में कुंडली का प्रतिरोध तो पूछा गया था, इसमें एल की वैल्यू 0.08 ओम आ गई है, हेनरी। अगला सवाल और है, इस कुंडली में अगर 2500 माइक्रोफेरेड का संधारित्र जोड़ दें तो परिपथ की प्रतिबाधा और धारा का मान बताओ। सुनो, अब इस कहानी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे इसके डेरिवेशन और थॉट भी लेंदी है, ऐसे इसके क्वेश्चन के न्यूमेरिकल भी बहुत लेंदी होते हैं। न्यूमेरिकल लेंदी होगा तो नेचुरल सी बात है आपको लगाने में समय लगेगा। जब लगाने में समय ज़्यादा लगेगा तो उसके नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। सवाल सुनो, हमने देख लिया कि हमारे परिपथ का जो प्रतिरोध था वो 3 ओम था। परिपथ में लगा हुआ इंडक्टर एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बराबर 50 और एल की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है 0.08 यानी 4। इसके साथ कह रहे हैं कि साहब 2500 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर भी लगा दें तो परिपथ की प्रतिबाधा बताओ। परिपथ की प्रतिबाधा चाहने के लिए सीरीज आरएलसी सर्किट का सचान सर ने एक छोटा सा फार्मूला आपको दिया है, R² + XL - XC का होल स्क्वायर। तो मैंने देखा मुझे Z चाहिए था, जिसमें R तो मुझे पता था फिक्स है जो कि 3 है, XL की वैल्यू 4 आ चुकी है। बाबू जब तक XC नहीं निकालोगे यहीं खड़े रहोगे। तुमको तो मैंने बता रखा है XC की वैल्यू 1/ωc होती है। ओमेगा की वैल्यू गुरु 50 दे रखी है, C की वैल्यू 2500 माइक्रोफेरेड है यानी 10 की प्लस घात 6। 1 2 3 उड़ा दो, 10 की घात 6 यानी 3 निकल जाएगा तो 1000। 25 इंटू 5, 25 चौको 100, 5 अट्ठे 40। XC की वैल्यू 8 आ गई बाबू। तो XL 4 था, XC 8 था। XC का होल स्क्वायर कर दीजिए। 4 में 8 निकलेगा, 4 4 चौको 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल अगेन 5। परिपथ की प्रतिबाधा पूछी गई थी जब इस इंडक्टर के साथ एक 2500 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा दिया जाए। तो अगर आपने थ्योरी लेक्चर ध्यान से सुन रखी है तो न्यूमेरिकल लगाने में एंटरटेनमेंट बहुत आएगा। थ्योरी लेक्चर को आपने मजाक बना दिया है, न्यूमेरिकल आपका मजाक बना देंगे। आखिरी सवाल आपके लिए इसी क्वेश्चन में, परिपथ की कुल धारा। परिपथ की कुल धारा कैपेसिटर लगने के बाद तो हमने बराबर बताया है, कुल धारा के केस में भी बराबर IZ। परिपथ में अभी भी वोल्टेज 12 का ही लगा हुआ है। परिपथ में बहने वाली धारा चाहता हूँ जिसमें Z का मान 5 आ गया है। 5 से इसको काटेंगे, 2500 का माइक्रोफेरेड लगाने के बाद धारा अभी भी 2.4 एम्पियर ही रहेगी। 24 पंचे 120। आज इतना ही सही, फिर कल आते हैं तो बताते हैं। मन नहीं कर रहा है, मज़ा नहीं आ रही है तो फिर आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू।